प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। जो ब्रिटेन की न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, और इससे सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करें इससे पूर्व हमें जान लेना आवश्यक है कि ब्रिटेन में न्यायपालिका अब तक लॉर्ड सभा कार्य करती आई है, कि न्यायपालिका के रूप में लॉर्ड सभा ने अपना कार्य किया है। लेकिन ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए 1990 में ये विचार आया कि इसमें जो लॉर्ड सभा जो कार्य करती है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे ये विचार जोर पकड़ता गया और 1903 तक ये आम सहमति बन गई कि ब्रिटेन में एक अलग से न्याय व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 1905 में संसद ने एक संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया, जिसे 24 मार्च 2005 को साम्राज्ञी की अनुमति से इसमें एक नए युग का सूत्रपात इंग्लैंड में किया गया इस सुधार अधिनियम के द्वारा। जो संवैधानिक सुधार अधिनियम 1905 था, इसके अनुसार न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र कर दिया गया। अब लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय की अब स्थापना की गई है। तो ब्रिटेन के न्यायिक इतिहास में ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये अक्टूबर 2009 में उस समय अस्तित्व में आई जब देश में एक सर्वोच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यशील हो गया। नवसृजित जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने 1 अक्टूबर 2009 से अपना कार्य ग्रहण कर लिया। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय नया बनाया गया, इसका गठन किया जाता है, कैसे किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया, जो सुधार अधिनियम था 1905 का, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 12 अन्य न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी वो साम्राज्ञी के द्वारा की जाएगी। साम्राज्ञी को इस संख्या को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है, दोनों अधिकार हैं उसको, वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकती है जब संसद के दोनों सदन ऐसा करने के लिए कोई संकल्प सदन में पारित करें, तो वो ऐसा कर सकती है, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर सकती। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन में न्यायाधीशों की योग्यता भी निर्धारित की गई है और ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जिसने 2 वर्ष तक, जिसको कार्य करने, किसी उच्च न्यायिक पद पर 2 वर्ष तक कार्य करने का उसको अनुभव हो, और इसके साथ साथ ही वो किसी न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष की अवधि तक एडवोकेट के रूप में, अधिवक्ता के रूप में वो कार्य कर चुका हो, तो वो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। न्यायाधीशों का चयन किस तरह किया जाता है? ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायाधीशों के चयन के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सामग्री करती है, मतलब जो वहाँ का सम्राट है वो करता है, लेकिन वे उसी व्यक्ति को अनुशंसा कर सकते हैं जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने अनुरोध किया हो। मतलब प्रधानमंत्री भी स्वयं अपनी इच्छा से ऐसी अनुशंसा नहीं कर सकता, उसके पास में लॉर्ड चांसलर ने की अनुशंसा आई हो तो वो साम्राज्ञी को अनुशंसा कर सकता है उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए। और लॉर्ड चांसलर भी अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता, उसे भी एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए ऐसा अनुरोध करने का अधिकार है। तो लॉर्ड चांसलर क्या करता है? लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग की स्थापना करता है, जिसमें कुछ सदस्य होते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का उपाध्यक्ष, इसके अतिरिक्त स्कॉटलैंड न्यायिक जो आयोग है उसका सदस्य, उत्तरी आयरलैंड न्यायिक नियुक्ति आयोग का सदस्य। तो एक सदस्य इसके वो होते हैं इसमें। इस चयन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष करता है। तो चयन आयोग जैसे ही गठित हो जाता है वैसे ही वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए उनके नाम की सिफारिश लॉर्ड चांसलर से
करता है। आयोग को चयन प्रक्रिया के दौरान और भी पदाधिकारियों से परामर्श लेना पड़ता है। अपनी इच्छा से ही वो ऐसी सिफारिश नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनसे उनको परामर्श लेना पड़ता है, जैसे कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो कि आयोग के सदस्य न हों, लॉर्ड चांसलर से, स्कॉटलैंड के जो प्रथम मंत्री हैं उनसे, वेल्स के जो प्रथम सचिव हैं उनसे, या उत्तरी आयरलैंड के राज्य सचिव से। तो इन सब जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनसे परामर्श लेना होता है। इस चयन प्रक्रिया के बाद में जो आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? लॉर्ड चांसलर को सौंपता है। और लॉर्ड चांसलर जो अनुशंसित व्यक्ति है उसकी नियुक्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति देता है, और चाहे तो वो पुनर्विचार के लिए उसको लौटा भी सकता है। चयन आयोग की जब अनुशंसा मिल जाती है तो लॉर्ड चांसलर ये अनुशंसा किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है। और प्रधानमंत्री किसको देता है ऐसी अनुशंसा? सम्राट को देता है, और सम्राट के द्वारा अंत में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी कार्यकाल की आयु 70 वर्ष तक है। उससे पूर्व भी वो अपनी इच्छा से चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा त्यागपत्र उन्हें किसको देना होता है? लॉर्ड चांसलर को लिखित रूप में देना होता है। और उनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? कि वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, यदि वो अच्छा सद्व्यवहार है उनका है तो वो सेवानिवृत्ति तक अपनी सेवा में बने रह सकते हैं। लेकिन यदि कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित करके उन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण लॉर्ड चांसलर के द्वारा किया जाता है, कि लॉर्ड चांसलर उनका निर्धारण करता है। और ये जो वेतन दिया जाता है वो ब्रिटेन की संचित निधि से दिया जाता है उनको। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके पेंशन की भी व्यवस्था है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो अध्यक्ष है ब्रिटेन में, उसको 2,14,165 पाउंड उसको वेतन दिया जाता है, और अन्य न्यायाधीशों को 2,06,857 वार्षिक पाउंड वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक कार्यालय होता है, वो उसमें कुछ पदाधिकारी भी होते हैं। वो कार्यालय अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। उसमें अपने जो स्टाफ हैं, उनके जो कार्मिक हैं, उन पर कार्यालय अपना नियंत्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया कैसी होती है? कार्य क्या है उसका? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है उसका मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि ऐसे मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाते हैं, किसी निम्नतर न्यायालय के पास में नहीं जाते। तो ऐसे जैसे नागरिकों के अधिकार से संबंधित मुकदमे, संविधान से संबंधित मुकदमे, इस पर सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और दूसरे प्रकार के होते हैं उसको उच्चतर जन न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध उनको अपील सुनने का अधिकार है। कि जो विभिन्न स्तरों पर जो उच्चतर जन न्यायालय हैं उन पर जो निर्णय लिए जाते हैं उनके द्वारा, उन निर्णयों पर भी उनको अपील सुनने का अधिकार है। एक है उनको निरीक्षण का कार्य, कि वो निरीक्षण का कार्य कर सकते हैं। वो विभिन्न जो समाज में या जो संविधान है उसके निरीक्षण का वो कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखभाल निम्न न्यायालयों की, जो निम्न न्यायालय किस तरह कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या कार्यशैली है, उनके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में देखभाल करने का भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में स्थानीय जन न्यायालय भी होते हैं कुछ। ये तो था सर्वोच्च न्यायालय। स्थानीय जो जन न्यायालय हैं वो भी 3 प्रकार के ब्रिटेन में होते हैं। एक तो मूल जन न्यायालय जो कि काउंटी स्तर पर होते हैं, नगरपालिका स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं मध्यवर्ती जन न्यायालय। ये प्रांत होते हैं, प्रांतीय स्तर पर होते हैं, स्वायत्त प्रदेशों में स्थित होते हैं। इसमें एक प्रधान होता है, 2 उप प्रधान होते हैं। इनका विधियों द्वारा क्षेत्राधिकार में पढ़ने, इनके क्षेत्राधिकार में जितना भी मुकदमे आते हैं वो किस में पढ़े जाते हैं? मध्यवर्ती जन न्यायालय में उन पर विचार किया जाता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं उच्चतर जन न्यायालय। प्रत्येक प्रांत में
एक ही जन न्यायालय होता है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसको दोनों प्रकार के मुकदमे, दीवानी और फौजदारी, दोनों प्रकार के मुकदमे सुनने का उनको अधिकार होता है। कुछ ब्रिटेन में कुछ विशेष जन न्यायालय भी होते हैं, जैसे कि सैनिक जन न्यायालय, रेल परिवहन से संबंधित जन न्यायालय, जल परिवहन से संबंधित जल न्यायालय, कांग्रेस की स्थायी समिति से संबंधित जन न्यायालय। जिनके संगठन की रूपरेखा कौन तैयार करता है? ब्रिटेन की संसद तैयार करती है। आज की हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।